हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक बहुत बड़ी खबर आई। मैं तो नहीं था, इस्लामाबाद से बाहर केपी में था और मुझे वहाँ खबर मिली क्योंकि एक्चुअली कॉल्स वॉल्स और ये सारा सिलसिला चलता रहता है। बट बड़ी मतलब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इसके ऊपर काफ़ी सारे शोज़ किए थे, कतर वाले इंसिडेंट की, बल्कि इश्यू की मैं बात करूँगा। जहाँ पे 8 ऑफ़िसर्स को डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी। उसके बाद उसको लाइव प्रेज़ेंट में उसको कन्वर्ट किया गया एंड अभी फाइनली उनको रिलीज़ किया गया। और आपको याद होगा उस वक़्त भी डॉक्टर साहब के साथ यही बात होती रही और अब इत्तेफ़ाक है कि फिर डॉक्टर साहब के साथ इसी चीज़ के ऊपर। बट इट्स अ बिग न्यूज़ और बड़ी मेरे ख्याल में मैं सीएनएन को पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा हुआ था कि इंडिया सेलिब्रेट अपने 8 लोगों का। यकीन करिए हेडलाइन है उसकी, आप लोग भी व्यूअर्स पढ़ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। और इस तरह की सबकी नो डाउट कि मिडल ईस्ट से किसी को निकालना, ये जो लोग वाकिफ़ हैं उनके लॉज़ वगैरह से या चीज़ों से, तो उनको मेरा ख्याल बेहतर पता होगा मैं इसकी क्या वो करूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन और कतर के साथ हमने यही सुना कि हिंदुस्तान के ताल्लुकात शायद उस तरह है भी नहीं जिस तरह यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ है। बट इसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरे ख्याल में दोहा से फॉर दिल्ली भी, कि नहीं भाई हम भी चाहते हैं कुछ अच्छा और कुछ बेहतर। लेकिन खैर एनीवे क्या कोशिशें हुई, क्या होता रहा, इसके ऊपर आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फकर जी, आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर रागले आपको और आपके सभी दर्शकों को थैंक यू सो थैंक्स मच। अलॉट, बहुत शुक्रिया। आपको भी बखैर रागले कहते हैं। और सबसे पहले जिन फैमिलीज़ के वो लोग थे, उनको हम मुबारकबाद बिल्कुल देंगे क्योंकि मेरे ख़्याल में जो तकलीफ़ उन्होंने गुज़ारी होगी, जो उनके ऊपर गुज़रा होगा, मेरे ख़्याल में डॉक्टर साहब और हम दूर से हम देखने वाले हैं, बड़ा मुश्किल वक़्त होता है, बहुत मुश्किल और टफ़ टाइम है। और हाँ, ये चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा कि ये नहीं हो सकता कि वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा हो कि नहीं ठीक है जी, 8 लोग हैं तो क्या हुआ? ये मैं नहीं मानता। इस बात को मैं हालाँकि आई एम नॉट लिविंग इन इंडिया, आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, बट इस बात को मैं ज़रूर वो कहूँगा कि वहाँ का फॉरेन ऑफिस, वहाँ का पीएम ऑफिस और वहाँ के जितने भी लोग होंगे इस काम से रिलेटेड, मेरा ख़्याल है कि उन्होंने 24/7 इसके ऊपर हर तरीके का काम किया होगा। जो भी पॉसिबल हो सकता होगा, वो चीज़ उन्होंने की होगी। तो मेरा ख़्याल ये क्रेडिट सबको जाता है, लेकिन उन फैमिलीज़ का, क्योंकि वो बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर साहब से। ये अलग बात है कि शायद उनको भी मुझे मतलब थी कि जब लाइव प्रेज़ेंट में हो रहे थे, तो मुझे था कि हो सकता है, लेकिन इतना जल्दी मुझे यकीन नहीं था। मैं आपको ये अपने बात बता रहा हूँ। खैर डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्योंकि डॉक्टर साहब लॉ एक्सपर्ट भी हैं, इन चीज़ों को देखते भी हैं और सारी चीज़ों से वाकिफ़ भी हैं। इस केस को भी शुरू से देख रहे थे और जब लाइव प्रेज़ेंट में चेंज हुआ, कन्वर्ट हुआ था, तो उस वक़्त भी हमने बात की। डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है मिडल ईस्ट से अपने लोगों को, और जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन हो स्पाइंग का, ये छोटी बात सर नहीं होती। वो झूठ सच वो अलग बात है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहे, लेकिन उनको निकालना और वापस अपने मुल्क में लेके आना कितनी बड़ी कामयाबी है। बिग सक्सेस स्टोरीज में तो कोई शक नहीं है। और इस सक्सेस जैसे आपने ही कहा कि देखिए कहीं और होता ना, दुबई होता, सऊदीया होता, तो उतनी खास बात नहीं होती। जी, बट ये कतर था, नो इवन कतर, दोहा वाज अ सेंटर पॉइंट फॉर नेगोशिएशन बिटवीन अमेरिका एंड तालिबान। यू आर राइट। जब करजई साहब की गवर्नमेंट हुआ करती थी और हामिद क्या नाम था, मैं भूल गया उनका नाम, जब उनकी जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो तालिबान से पावर शेयरिंग अशरफ के गनी। लिए अशरफ गनी साहब। तो उस समय भी दोहा वाज द पर्सन, तालिबान का ऑफिशियल जो अभी भी है ऑफिस सर। था, अभी भी है वो उनका दोहा अभी में। तो भी आप समझ दुआ। सकते हैं कि हाउ दोहा फंक्शंस। कतर को यूएई ने और सॉरी सऊदी अरेबिया ने उनको उनको बॉयकॉट किया है अभी 3-4 साल पहले, याद है और मुझे। फॉर द चार्जेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म। या सो एग्जैक्टली। सऊदियों ने किया, दिस इज समथिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो सप्लाई वगैरह भी बंद कर दी थी और ये सारा कुछ हो चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और सो वहां से निकाल के ले आना, ये तो प्रधानमंत्री मोदी का सक्सेस है, और किसी को कोई एक पैसे का मैं क्रेडिट नहीं दूंगा। उसका बिल्कुल ये ठीक। रीजन है कि बाकी लोगों ने रोल प्ले किया होगा, एवरी सिंगल पर्सन मैटर्स, बट मैं दो लोगों को श्रेय दूंगा। एक तो प्रधानमंत्री मोदी को, और दूसरा बिल्कुल श्रेय जाना चाहिए वहां के जो अमीर हैं, हम्माद उनका रोल भी हसानी। बहुत। जी, तहानी साहब जो हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर वो नहीं चाहते तो ये सब नहीं होता। ठीक एग्जैक्टली। है ना।
तो और आज तक नहीं पता कि चार्जेस क्या है, एस्पायोनेज था या नहीं था, ये भी एक वो है, कंट्रोवर्सी है या कंट्रोवर्सी है कि चार्ज एग्जैक्टली क्या था पता नहीं। अल्दाहार करके कंपनी थी, उसमें ये काम करते थे, और उसके बाद कोई नेवी की या कोई सबमरीन का डील हुआ, उसमें ये हुआ कि दीज 8 इंडियंस हैव स्पायोनेज्ड फॉर इजराइल, ये उनके ऊपर चार्ज लगा जी। और जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग को देखते हुए ये मुझे लगता है फकर भाई कि इजराइल पे जो इंडिया ले रहा था रुख, उसको भी देख करके हो सकता है कि प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स रही हो। उसके बाद अगर आप नोटिस करें तो इंडिया ने जनरल असेंबली रिजोल्यूशंस जितने हुए, एक एपिसोड को छोड़ के सब में एक तरीके से इजराइल के अगेंस्ट में ही वोट किया गया। और जो सबसे क्रूशियल था वो ये था जिसमें इंडिया ने वोट किया कि सीरिया में जो गोलान हाइट्स है, सीरिया का जो गोलान हाइट्स है जो आज के डेट में इजराइल के ऑक्यूपेशन में है, इंडिया ने कहा कि उस रिजोल्यूशन में ये जो वोटिंग हुई कि इजराइल शुड वेकेट गोलान हाइट्स एट द अर्लीस्ट, उसमें भी इंडिया ने जाकर के इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया। तो ये कुछ डील रही होगी। फिर सीओपी ये जो COP 28 हुआ उसमें भी मिले अमीर साहब से प्रधानमंत्री जी। तो जो मैंने पढ़ा कि 3 लोगों का रोल रहा इसमें सबसे ज्यादा, अजीत डोभाल साहब का रोल इसमें बहुत क्रूशियल रहा। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब, उन्होंने कई लो ट्रिप, मतलब लो जिसे कह लीजिए प्रोफाइल ट्रिप्स करी हैं, बिना कुछ बताए वहां पहुंचे रहे हैं। वहां कतरीज अथॉरिटीज के साथ उन्होंने दिन रात बातचीत की है। और फिर जयशंकर साहब ने वर्ल्ड डिप्लोमेसी को मूव किया, और प्रधानमंत्री मोदी ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डायरेक्ट बातचीत की अल तमीम साहब से कि भाई इस मैटर को आप कुछ देखिए। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड न्यूज। और आपने जैसा कहा कि ये 1.5 साल उस परिवार के लिए तो एक एक दिन बहुत भारी गुजरे होंगे। हाउ हैव दे कोप विद इट? इट्स अ पजल. But then, all in all, what ends well, that ends well is all well. So, congratulations to all of us कि humanity has prevailed और आ गए लोग वहां पे वापस। और this is what shows कि अगर आप डेफ्ट डिप्लोमेसी करें तो बातचीत से हर रास्ता हल हो जाता है, निकल सकता है। बिल्कुल। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। मैं ये सोच रहा था फकर भाई, एक सिमिलैरिटी अगर आप देखें, ये जो 8 के 8 लोग थे ये सारे नेवल ऑफिसर्स थे। बिल्कुल। कुलभूषण जाधव साहब भी नेवल ऑफिसर थे। यू आर राइट सर, यू आर राइट, बिल्कुल सही। अगर कतर उनको और उनके ऊपर जो कुलभूषण जाधव साहब है उनके ऊपर भी ऐसा ही कुछ इल्जाम लगा। यही चार्जेस है जो इनके ऊपर तकरीबन मिलते जुलते हैं, कोई खास फर्क नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, तो मैं वही सोच रहा था कि व्हाट मेक्स द अप्रोच डिफरेंट। जी आप बोलें। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बात की कुलभूषण यादव की, और इस तरीके की चीजें अनफॉर्चुनेटली हमारे मतलब इंडिया का बॉर्डर कतर के साथ नहीं लगता, पाकिस्तान का बॉर्डर कतर के साथ नहीं लगता। जरूरी नहीं है कि मैं कहता हूं कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात किसी के नहीं हो सकते अगर बॉर्डर नहीं लगता। अमेरिका के साथ भी ना आपका बॉर्डर लगता है ना हमारा लगता है, सऊदी अरेबिया के साथ भी, और भी बहुत दुनिया की कंट्रीज के साथ। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का होता है कि हम ऐसी चीज क्यों नहीं डेवलप कर सके, क्या मसला है? मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका कनाडा के लोगों के हवाले से बात कर लेता कि ऐसा किया उन्होंने, यूके तक को हमने सुना कि अमेरिका के स्पाइस को हमने पकड़ा, लेकिन कुछ ना कुछ सेटलमेंट उनकी भी हो जो जैसे भी होती है, क्यों नहीं हो सकी? पाकिस्तान इंडिया का, यानी कतर ना आपकी लैंग्वेज बोलता है ना पाकिस्तान की लैंग्वेज बोलता है, हम आपस में एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, एक दूसरे की बोली को आसानी से समझ सकते हैं, मैं आपकी और आप मेरे को। लेकिन फिर भी इतनी दूरियां हैं और इतना मतलब इतना बड़ा जिसे कहते हैं गैप है। देखिए फकर भाई, सबसे बड़ी दूरी अपनों में होती है ना, गैरों में दूरियां नहीं होती है। ठीक है ना, दूरी होती ही अपनों में है। गैर का मतलब है कि वो दूर है, आप समझ रहे हैं? तो ये बात समझी जा सकती है। अच्छा अब देखिए, मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान की जो एक वो है, कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान वांट्स टू सेल आउट एज अ सोर्स फॉर इम्प्लीकेटिंग इंडिया फॉर टेररिज्म। ठीक है, राइट। ये काम तो कतर भी कर सकता था कि भाई अभी लोहा गर्म है, क्योंकि कनाडा ने भी चार्ज लगाया है कि इंडिया ऐसा काम करता है, और हमने हाथ पकड़ लिए हैं, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर करो। ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेस्ट के लिए भी ये गेम सही था खेलने के लिए, क्योंकि मोदी जी की गोटी फंस गई थी। ये सारे के सारे प्रेसिडेंशियली डेकोरेटेड ऑफिसर थे।
तो कुछ तो जबरदस्त हुआ ना, क्योंकि बिना वेस्ट के प्रेशर के कतर ने काम किया होगा, मैं ये नहीं मानने को तैयार, ठीक है ना। सही कह रहे हैं, सही इनकी कह का रहे हैं। अपना खुद का भी रहा होगा, लेकिन इजराइल का मैटर जरूर इस बीच में है। इसको तो हम आप अगर डिनाई हम्म, कर रहे हैं तो वो फिर एक तरीके से फैक्ट को डिनाई करने की बात हो जाएगी। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों कतर ने इन 8 लोगों को ये नहीं कहा कि इंडिया एक टेरर कंट्री है, हमारे यहाँ टेररिज्म करवाता है या स्पॉयनेज बिल्कुल। करवा रहा है। ये वो चीज उन्होंने नहीं की, और ना ही ये चीज किसी वेस्टर्न कंट्री ने की कि भाई इंडिया एक टेररिस्ट मुल्क है। दे डिड से कि भाई इंडिया ने ऐसे एक दो अटेम्प्ट करवाए हैं, मगर वो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रूग स्टेट है और ये टेररिस्ट कंट्री है। और ये वो सब के सब कहते हैं नो वी आर कोऑपरेटिंग, हम लोग बहुत फ्रेंडली नेशन है, हमारा एक ही जैसे का माइंडसेट है, ये है वो है। तो पाकिस्तान के साथ ये था कि द चिप that they want to use they wanted to use कुलभूषण जाधव has failed. It's not जी। जिसे कह लीजिए bought them any currency. तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि एक समय मोदी जी और इन लोग का ये भी प्लान था कि अगर ये नहीं छूट पाते हैं, क्योंकि जब इनका वो हो गया, कम्यूटेशन हो गया, लाइफ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में जी। कन्वर्ट कर दिया गया, तो फिर मोदी जी ने और इन लोगों ने ये सोचा कि प्लान भी ये है कि जो कतर के हमारे यहाँ कुछ लोग पकड़ के रखे हुए हैं उनके साथ स्वैप करा लो। ये भी प्लान में था, ओके। राइट, क्योंकि एक राइट। हमारी ट्रीटी है, उस ट्रीटी में ये है कि आपके यहाँ पे जो अगर इंडिया में कोई कतरी है और वो जो पनिशमेंट इंडिया में काट रहा है, और अगर इंडिया में कोई कतर में कोई इंडियन है जो कि कतर में पनिशमेंट काट रहा है, तो वो दोनों को एक दूसरे के साथ स्वैप कर लेंगे। वो इंडिया की जेल में इंडिया की जेल में काटेगा और कतर के जेल में अपना बाकी का सेंटेंस काटेगा। इस पे भी बहुत जबरदस्त बात चल रही थी कि अगर ये नहीं हुआ, प्लान भी यही होगा कि लेट स्वैप, मैं आपके कुछ लोगों को दे रहा हूं, कुछ कतरी होंगे, पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, बट ये भी, इस पे भी बहुत जबरदस्त डिस्कशन हुई थी। पर बॉटम लाइन यही है कि देखिए मिडिल ईस्ट में भी ये बात जा चुकी है कि इंडिया के साथ उनको ट्रेड करना है, एंड दे हैव एक्सेप्टेड इंडियन लीडरशिप, ठीक है ना। या। और अनफॉर्चुनेटली इंडियन लीडरशिप को पाकिस्तान हेजेमनी कहता है कि भाई ये हेजेमनिक है, हम इनकी लीडरशिप नहीं स्वीकारेंगे। चाइना की कर लेंगे, हम सबकी कर लेंगे, बट इंडियन लीडरशिप को दे कॉल इट एज हेजेमनी। देखने का तरीका जिस दिन बदल जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं इसको इसी तरह से देखता हूं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाली चीज़ें हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि नेबर्स हैं या फिर बाकी दुनिया के साथ है ताल्लुकात। अ, अभी हम सुनते रहते हैं कि जी जिस तरह अभी मोदी साहब ने कुछ दिन पहले एक स्पीच में कहा कि 5th से 4th पे ले आए और 4th से 3rd पे लार्जेस्ट इकोनॉमी लेके आएँगे। अच्छा, मैं पाकिस्तान के इलेक्शन पे भी आज बात कर रहा था, तो मैंने यही कहा कि हम जो मर्जी कह दें, लेकिन उन्होंने इस चीज को बड़ा मजबूत किया, इस सारे सिस्टम को अपनी डेमोक्रेसी की वजह से। उनको कहीं ना कहीं लोग बड़ा फेवर करते हैं कि नहीं, बड़ी मजबूत डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, ये सारी चीजें। और उसके साथ फिर ये सारा कुछ इस डिप्लोमेसी के ऊपर, ठीक है, आप कहते हैं कि वेस्ट ने किया होगा, लेकिन फिर भी आखिर वेस्ट को पता है कि इतनी अहमियत है, तो वो वेस्ट कर रहा है ना। वेस्ट किसी और की क्यों बात नहीं करता? फलस्तीन में इतना कुछ हो गया, इतनी मतलब नुकसान हुआ, लेकिन उसके ऊपर ठीक है, वो अपना इज़राइल के साथ वो कहते हैं हमारा स्टैंड है, हम इज़राइल के साथ खड़े हैं। वो कुछ नहीं ऐसा, मतलब उन्होंने अभी तक कोई बड़ी वो चीज़ नहीं की। लेकिन यहाँ पे किया, तो ये तो वजह होगी कि इसका मतलब है कि वो सारे लोग, यानी दुनिया के लोग इंडिया को एज़ ए पावर मतलब क्लियरली एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, उनको पता है कि अगर हम ये आज इनके लिए नहीं करेंगे, तो कल को हमारी कोई चीज़ फँस सकती है इनके साथ। देखिए फकर भाई, वेस्ट एशिया और एशिया जो है इस अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है ना। जी। दो मेजर सिविलाइजेशन रहती हैं, और इंडिया चाइना प्लस दो तीन तीन मतलब सारे रिलीजन का सेंटर पॉइंट यही है, एशिया ही है, ठीक है ना। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। इसको कौन लीड करेगा? यूरोप या। ने लीड करने की कोशिश की, वो कॉलोनाइजेशन में अंत हुआ, दे कुडंट लीड। अमेरिका हैज गिवन अप कि वो लीडरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक ही चीज आती है, वो है रिजीम चेंज, बम मार दो, इराक को तबाह कर दो, एग्ज़ैक्टली। उसको तबाह कर दो। दैट्स हाउ दे नो, जी। दे कैन नॉट डील इट इन एनी अदर फैशन। द ओनली कंट्री विच इज, और अनफॉर्चुनेटली चाइना भी यही लैंग्वेज कर रहा है। चाइना इज जी। आल्सो गॉन ऑन दिस पाथ कि भैया हम सुपीरियर है, हमसे अंदर रखे रहो। The only country which can take people along and also earn respect is India. हुँ। अफगानिस्तान में भी वही रेस्पेक्ट है जो इराक में है, ठीक है या। ना।
वही रेस्पेक्ट ईरान में है, बिकॉज नो वन सीज इंडिया और इंडियंस एज अ थ्रेट। ठीक है ना, राइट कि आप जैसे देख लीजिए 95% ऑफ द लेबर जो कतर में है वो सारी इंडियन है। ऑयल बिल्कुल जो उनका सेक्टर है उसमें सारी इंडियंस जाके काम करते हैं, बट नो वन सीज देम एज अ थ्रेट। इजराइल ने अपने यहाँ पे 2 लाख लोगों को बुलाया काम करने के लिए लेबर, उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि आप भेजिए हमें, बिकॉज इंडियंस आर नॉट अ थ्रेट, दे कैन एडजस्ट विद एनीवन बिकॉज ऑफ आवर सिविलाइजेशनल ट्रेनिंग। ठीक है ना, तो ये जो एक फैक्टर है कि ये जो लीडरशिप का गैप कि जो एशिया को रूल करेगा, रूल का मतलब यहाँ पे डोमिनेशन नहीं होगा, जो एशिया को साथ में लेके चल सकता है वो पावर इंडिया है। और फॉर्चुनेटली जो है मोदी जी की लीडरशिप को तो सबने स्वीकार कर लिया। राइट ठीक है ना, चाहे वो अरब वर्ल्ड हो, वो नॉन अरब वर्ल्ड हो, चाइना हो, जापान, चाइना को छोड़ दें, जापान हो, कोरिया हो, सब ने मान लिया है कि इंडिया इज द लीडर ऑफ दिस place, not because we have nuclear weapon, not because we have most sophisticated weapons, no, because we consider everyone same। हम प्यार से, मानवता से, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप है वो है ह्यूमैनिटी। वी ऑल आर वन, नो वन इज इंफीरियर, नो वन इज सुपीरियर, एंड ग्रो टुगेदर, सबका साथ सबका विकास। देखिए खूबसूरती इसकी ये है, इस स्लोगन की, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ये स्लोगन है, इसकी खूबसूरती है कि ये इंटरनल पॉलिटिक्स पे भी लगता है और ये एक्सटर्नल पॉलिटिक्स पे भी लगता है। एक्सटर्नल में भी वही है कि हम विकास कर रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाए, ये कतई हम नहीं चाहेंगे। हम विकास कर रहे हैं तो हम ये नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान का सत्यानाश हो जाए या अफगानिस्तान हमारे नीचे आके रहे, ये हम कतई नहीं चाहेंगे। भारत का विकास विश्व का विकास, ठीक है ना, भारत का विकास एशिया का विकास, और ये सब जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान साहब जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, मोहम्मद बिन जायद साहब जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, ये वो लोग भी जान रहे हैं कि आने वाले समय में जो इकोनॉमी होगी उस इकोनॉमी में इंडिया का मेजर रोल होगा। दे वांट इंडियन इन्वेस्टमेंट टू कम टू सऊदी अरेबिया बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट सेफ है, हेजेमनी फ्री है और कल्चर को रेस्पेक्ट करने वाला है। दैट्स व्हाट वी आर ऑफरिंग टू द वर्ल्ड, और वर्ल्ड हैज बॉट इट। जिसको जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतना अच्छा है, दैट इंडियन लीडरशिप इज गोइंग टू बी द लीडरशिप ऑफ द एशिया एंड देन सब्सिक्वेंटली ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज बता दें कि कितना बड़ा मैसेज है इस सारी चीज में, क्योंकि ये प्रोसेस लाजमी सी बात है, दुनिया का सारा मीडिया इसको कवर पहले भी कर रहा था और अब भी कवर किया है। कितना बड़ा मैसेज है, अगर मैं कहूँ पाकिस्तान की, आपने क्योंकि जिक्र किया पाकिस्तान के हवाले से, क्या मैसेज पाकिस्तान को जाता है इसका कि ठीक है आपका नहीं है, लेकिन ये कि दुनिया क्या कर रही है उनके साथ और किस तरीके से ट्रीट कर रही है? देखिए किसी को मार के आप नहीं जीत सकते, किसी को बचा के आप जीत सकते हैं। जी बिल्कुल सही। तो कतर के जो अमीर साहब हैं, ही वॉन इट बाय गिविंग लाइफ अ चांस। आप किसी को टांग देते कुछ नहीं होता, हम क्या ही कर लेते हैं, ठीक है ना, क्या ही बिगाड़ लेते हैं आप कतर का भी, कोई आप चढ़ तो दौड़ते नहीं, सिवाय कि संबंध खराब हो जाते हैं, कुछ एक इधर उधर होता, वॉर पे तो कोई नहीं जाता। बिल्कुल सही। बट एक खटास आ जाती, ठीक है ना, एक खटास आ जाती, रिलेशनशिप खराब हो जाते। बट कतर के जो अमीर हैं उन्होंने भी लाइफ को चांस दिया। सो ही नीदर इंडिया वॉन नॉर कतर लॉस्ट। जबरदस्त। इसमें ह्यूमैनिटी प्रिवेल्ड। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि आप मार करके जिंदगियों को लड़ाई नहीं जीत सकते। देखिए मैं बार बार कहता हूं, लोग यूएन चार्टर को समझते नहीं है। फखर भाई, यूएन चार्टर जो है ना, उसका जो सेंटर है, मैंने उस, क्योंकि मैं स्टडी की है मास्टर्स इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। यूएन चार्टर 1000 साल का जो निचोड़ है ह्यूमैनिटी का, जो यूरोप ने समझा 1000 साल का, उसका निचोड़ उन्होंने ये समझा कि अगर वर्ल्ड में पीस लाना चाहते हो तो फोर्स को आउटलॉ करो। आप अगर सोसाइटी में पीस लाना चाहते हैं तो आपको लोगों को पीसफुल बनाना पड़ेगा। आपको लोगों से जो उनका राइट टू यूज फोर्स है वो आप छीन लेते हो, तो फ्रीडम ऑफ फोर्स, फ्रीडम टू यूज फोर्स बिकम राइट टू प्राइवेट सेल्फ डिफेंस। जो सेल्फ प्रिजर्वेशन होता है, आप एक सिविलाइज सोसाइटी में सेल्फ प्रिजर्वेशन से सेल्फ डिफेंस की हो जाते हो। सेल्फ डिफेंस का मतलब कि राइट टू यूज फोर्स आपके पास नहीं है, आपके पास किसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में फोर्स को लिमिटेड और वो भी प्रोपोर्शनेट यूज करने का राइट है।
तो यही प्रिंसिपल दुनिया ने लगाया कि ये जो दुनिया लड़ी है 1000 साल तक एक दूसरे से, दुनिया ने ये एकदम क्लियर कट कर दिया कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 जो कि जान है यूएन चार्टर की जान, वो क्या कहता है आर्टिकल 2 क्लॉज 4 फकर भाई? वो कहता है कि मेंबर स्टेट्स शैल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस। स्ट्रेट अवे फोर्स का कोई भी फॉर्म, कोई भी मैनिफेस्टेशन हैज बीन आउटलॉड। आप उसको शराड करके फोर्स को नॉन स्टेट एक्टर, स्टेट एक्टर, इसमें आप जो खेल खेलेंगे अपना ही घर जलाएंगे, फोर्स से पीछा छुड़ाएं। और दुनिया ने यूएन चार्टर के लिए जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 3314 में यह पूछा गया कि भाई जो यूज ऑफ फोर्स यूएन चार्टर में वर्ड यूज हुआ है, उस फोर्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक फोर्स है, फोर्स है। यूएन चार्टर ने अनइक्विवोकली कहा कि ये फोर्स एग्रेशन का है, ये फोर्स आर्म फोर्स है, वायलेंस वाला फोर्स है ये, और कोई फोर्स इसके दायरे में नहीं आता। तो सिविलाइज्ड वर्ल्ड जो है उसने फोर्स से पीछा छुड़ा लिया। यूरोप नहीं मरना चाहता। मैं सेंट्रल एशिया होके आया हूं, ये वो बच्चे हैं जो आज भी उनका नाम तिमूर होते हैं, 6.5-7 फुट के लंबे लंबे बच्चे भी थे, मेजॉरिटी छोटे होते हैं। लेकिन मैंने उन बच्चों से पूछा कि तुम लोग लड़ने जाना चाहते हो रशिया से, क्योंकि वो तो यूक्रेन पे अटैक कर रहे हैं, या कल को तुम्हारे ऊपर अटैक करे तो तुम लड़ना चाहोगे? उन सब का नेब हम लड़ना नहीं चाहते। समाज की मानसिकता आपने बना दी वैसी। So force must be eradicated, and that is the message that force की जगह life कोई opportunity दी। तो hats off to Amir of Qatar and also Prime Minister Modi। बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल दोनों को क्रेडिट जाता है। और बॉल जो है वो कतर के कोर्ट में था, लेकिन बिल्कुल उनको इसलिए क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन लोगों ने बड़ा, जिसे कहते हैं कि अक्लमंदी का मुजाहरा किया, जो डॉक्टर साहब ने बता दिया। और वही वाली बात कि आप कोई जाके किसी का गिरबान या उसके ऊपर फौज नहीं चढ़ा सकते, कोई आर्मी या कोई जंग इस तरह की चीज नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं होता किसी भी, बेशक वो कतर कर दे के इंडिया के मुकाबले में छोटा मुल्क है, लेकिन वर्ल्ड में उसका भी एक काफी नाम है। और अफगानिस्तान उसमें हो या भी ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में हो, इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बट उन्होंने बड़ा, जिसे कहते हैं कि वाइजली अपनी चीजों को इस्तेमाल किया। और लगता ऐसे है कि अब पूरा जो लाइन में सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर है, एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इसका मतलब है कि अब तीनों इंडिया के साथ, दो के तो बहुत बेहतरीन किस्म के रिलेशंस थे, बट इसके बाद मुझे लगता है कि ये वाला जो वो है ग्राफ भी, ये बिल्कुल टॉप पे जाएगा। खैर डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। इन व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू फखर भाई। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।